नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटियन यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक दूसरा सब्जेक्ट जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर। वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या है हमारे पास में? एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, यानी कि यदि किसी भी कंप्यूटर को चलाना है तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम के अंदर होना अति आवश्यक है। जनरल वे में जो हम कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो विंडो डली हुई होती है, वो विंडोज जो है हमारे पास में, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर एज ए मैनेजर काम करता है। मैनेजर मीन्स ये क्या क्या मैनेज करता है? इनपुट आउटपुट मैनेज करता है, फाइल मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फाइल मैनेजमेंट का काम, डिवाइस मैनेजमेंट का काम, रिसोर्स यूटिलाइजेशन का काम, ये सारा काम किसके अंदर होता है हमारे पास में? ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर के अंदर। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं है तो हम उस कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते हैं। जब बात आती है हमारे पास में गोल्स की, तो प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली। प्राइमरी गोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आप कंप्यूटर को आसानी से उपयोग में लेने लायक बनाना है, ताकि कोई छोटे से छोटा बच्चा भी और एक बड़े से बड़ा प्रोग्रामर भी उसको आसानी से उपयोग में ले सके। सेकेंडरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज इफिशियंसी, मीन्स वो 100% इफिशियंट हो, कभी कोई गलत रिजल्ट ना दे। इस प्रकार से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मिडिलवेयर का काम करता है। किस किस के बीच में? यूजर के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए मिडिलवेयर का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है यूजर के प्रोग्राम को हार्डवेयर के साथ में। यूजर के प्रोग्राम को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाता है हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था वो चलता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत ही स्लो था। इसके अंदर क्या किया जाता है? एक से अधिक जॉब जो होती है हमारे पास में, उनका एक ग्रुप बैच बना लिया जाता है और उस बैच को आगे प्रोसेस करवाया जाता है। दूसरा हमारे पास में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एक्सेस किया जाता है एक साथ में। तीसरा आता है हमारे पास में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा टास्क को एक सिस्टम पर राउंड रॉबिन फैशन में, यानी कि एक के बाद एक बहुत तेज गति के साथ में चेंज किया जाता है, जिससे हमें यह महसूस नहीं होता कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस चल रही है, एक से अधिक प्रोसेस। उसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर हम काम में लेते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी को हम शेयर करते हैं। प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, इसके अंदर एक से ज्यादा होते हैं, सीपीयू 1, सीपीयू 2, इस तरह से एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं और मेमोरी शेयर्ड होती है इसके अंदर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम बेस्ड होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं हमारे पास में, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारे पास में एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। एक बैच बनाया हमने जिसमें जॉब 1 और जॉब 4 दे दी, और दूसरा बैच बनाया जिसमें हमने जॉब 2, जॉब 8, जॉब 15 दे दी। अब एक एक बैच को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक्सेस कराएंगे। ये होता है हमारे पास में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जब एक सीपीयू के पास में केवल एक ही टास्क दी जाती है और उसी का रिजल्ट हमें मिलता है, कोई दूसरी पैरेलल टास्क हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो वो होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि इसके अंदर एक सीपीयू के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसेज एट ए टाइम एक्सेस होती रहती है हमारे पास में राउंड रॉबिन फैशन में। एक्चुअल वे में तो होता क्या है कि एट ए टाइम सीपीयू ओनली एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन जो हमारे पास में दो या दो से अधिक प्रोसेस है, वो इतनी फास्ट गति से, इतनी तेज गति से एक दूसरे के बीच स्विच होती है कि हमें यह महसूस नहीं हो पाता कि एक सीपीयू के पास में एक ही प्रोसेस है, एक से अधिक प्रोसेस। तो ये होता है हमारे पास में सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा होता है हमारे पास में मल्टी प्रोसेसर। जैसा कि अभी मैंने बताया था, मल्टी प्रोसेसर मीन्स एक से ज्यादा प्रोसेसर है हमारे पास में और मेमोरी शेयर्ड की गई है, यानी कि मेमोरी, एक ही मेमोरी को दोनों के द्वारा
काम में लिया जा रहा है, तो ये होता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है हमारे पास मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीपीयू भी अलग अलग होता है और मेमोरी भी उससे संबंधित अलग अलग होती है हमारे पास में, वो कहलाता है मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि इसमें दिखा गया हमारे पास में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक से ज़्यादा जॉब्स है। जब हमारे पास में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो ये हमारे पास में मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग, ये दोनों हमारे पास में इफिशियंट एंड फास्ट होते हैं। हमारे पास में इफिशियंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर सीपीयू कभी भी आइडियल नहीं रहता है, यानी कि एक जॉब जब हमारे पास में सीपीयू के पास में है तो दूसरी वेट करती रहेगी। जैसे ही फर्स्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो दूसरी जॉब सीपीयू को दे दी जाएगी। इस तरह से सीपीयू फ्री नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा सीपीयू का। उसके बाद आता है हमारे पास में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नैनो सेकेंड्स का भी डिले बर्दाश्त नहीं किया जाता है, यानी कि ये टाइम बाउंड ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास में। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट ऑलवेज मीट ऑल डेडलाइंस, सिस्टम फेल्स इफ डेडलाइन विंडोज इज मिस्ड। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर कुछ नैनो सेकंड का डिले हम बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि डेडलाइन तो है टाइम की लेकिन कुछ नैनो सेकंड हम उनको होल्ड कर सकते हैं। फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के तरह है। इसके अंदर अगर कोई टास्क फेल होती है तो वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी, उसको उपयोग में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास में प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है हमारे पास में? एक प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन स्टेट में है वो क्या कहलाता है हमारे पास में? प्रोसेस। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस इज दैट ए प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन स्टेट, वो प्रोसेस कहलाता है हमारे पास में। प्रत्येक प्रोसेस की अपने खुद के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि प्रोसेस की आईडी होगी, प्रोग्राम काउंटर होगा, प्रोसेस स्टेट होगी, प्रायोरिटी होगी, जनरल पर्पज रजिस्टर्स होंगे, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स होगी, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेज होंगी हमारे पास में एक प्रोसेस की। उसके बाद हमारे पास में जैसे हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम की जब बात करते हैं तो हमारे पास में 3 तरह के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी बोला जाता है और मीडियम टर्म शेड्यूलर को हम प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है हमारे पास में कि हार्ड डिस्क में से जॉब्स को उठा करके रैम के अंदर लेके आता है हमारे पास में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की सहायता से। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जो रैम में आई हुई है उनको सीपीयू के पास में पहुंचाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर इनपुट आउटपुट के लिए जो हम स्वैपिंग करते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। शेड्यूलिंग के लिए कौन सा शेड्यूलर रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें आता है हमारे पास में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये है हमारे पास में प्रोसेस स्टेट डायग्राम। इसको अच्छे से समझना है क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब भी आप देखोगे तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए समझते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम को। जब कोई भी प्रोग्राम हमारे पास में हार्ड डिस्क के अंदर होता है तो वो न्यू स्टेट के अंदर होता है। न्यू स्टेट से उठ करके वो प्रोग्राम जो होता है हमारे पास में वो रेडी स्टेट के अंदर आ जाता है। यहाँ से हम 1 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रेडी स्टेट में ले सकते हैं। मान के चलो हमने 10 प्रोग्राम्स रेडी स्टेट में ले लिए। अब यहाँ जब रेडी स्टेट में आ गया तो रेडी स्टेट में आने के बाद में यहाँ से केवल एक ही प्रोग्राम रनिंग स्टेट में जाएगा। यहाँ से उठ के एक ही प्रोग्राम केवल रनिंग स्टेट में जाएगा और जिसको पहुँचाने का काम जो होगा वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होगा। इसी वजह से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को शेड्यूलर और डिस्पैचर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही सीपीयू के अंदर कोई प्रोसेस गई, वो प्रोसेस या तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा, अगर उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया तो एग्जिट हो जाएगी। अगर उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, बीच में उसे इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करके वेट एंड ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी। वेट एंड ब्लॉक स्टेट में भी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो उसका टाइम एक्सपायर हो गया तो वापस रेडी स्टेट में जाएगी, और अगर उसे और टाइम चाहिए तो ब्लॉक सस्पेंड में चली जाएगी। अभी हमारे पास में जैसे ही वेट एंड ब्लॉक से वापस रेडी में गई, फिर रेडी में जितनी भी टास्क हमारे पास में है, जितनी भी प्रोसेसेज है, उन प्रोसेसेज की प्रायोरिटी के साथ में अभी जो प्रोसेस आई है उसकी प्रायोरिटी चेक की जाती है। यदि प्रायोरिटी हाई है तो उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की सहायता से सीपीयू के पास में भेज दिया जाता है। यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क होती है, यहाँ पर हमारी रैम होती है, यहाँ पर हमारा सीपीयू होता है, ये वापिस हमारे पास में हार्ड डिस्क के अंदर आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास में मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। तो जैसे ही हमारे पास में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो
एग्जिट स्टेट में चली जाएगी। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब प्रोसेस यहाँ से वापस यहाँ चली जाती है, हमारे पास में रनिंग स्टेट से वापस रेडी स्टेट में चली जाती है। कब? जब इससे ज्यादा प्रायोरिटी की टास्क रेडी स्टेट में अवेलेबल है, या इसका टाइम क्वांटा, यानी कि इसका एक फिक्स टाइम होता है प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का, अगर उसका टाइम क्वांटा एक्सपायर हो गया तो वो रनिंग से रेडी स्टेट में चली जाती है। और जब इससे हाई प्रायोरिटी वाली जॉब रेडी स्टेट में अवेलेबल होती है तो वो फिर रनिंग स्टेट में चली जाती है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि शेड्यूलर और डिस्पैचर कौन कहलाता है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहलाता है। स्वैप इन स्वैप आउट के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर जिम्मेदार होता है। अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बहुत सारी जॉबों में से कुछ जॉब सेलेक्ट करके रैम में पहुंचा देता है। रैम जो कि रेडी स्टेट में होता है हमारे पास में, यहाँ से एक प्रोसेस उठकर हमारे पास में रनिंग स्टेट सीपीयू में एग्जीक्यूट हो जाती है। इस प्रकार से हमारे पास में पूरा प्रोसेस स्टेट डायग्राम चलता है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम में अगर पूछी जाए कि कितनी स्टेट्स होती है, अगर ऑप्शन में मैक्सिमम 5 दिया हुआ हो तो हम 5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे पास में, और अगर मैक्सिमम 7 दिया हुआ है तो उसमें हम 7 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ किताबों में 5 और कुछ में 7 स्टेट दी गई है। अब यदि हम बात करें कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए मिनिमम कितनी स्टेट्स की आवश्यकता होगी, तो 1 2 3 4 मिनिमम हमें 4 स्टेट्स की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है हमारे पास में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या कहता है कि जब हम किसी एक वेरिएबल को एक से ज्यादा प्रोसेसेस के साथ में शेयर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, यदि एक प्रोसेस ने उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी और दूसरा प्रोसेस उसको यूज में लेना चाहता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, यानी कि डेटा जो पहले था वो न मिल करके अपडेट किया हुआ डेटा हमें मिलता है, वो हमारे पास में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। For example, one process changing the data in the memory location where another process is trying to read the data from the same memory location. It is possible that the data read by the second process will be erroneous. तो ये कहलाती है हमारे पास में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की समस्या को दूर करने के लिए हम क्रिटिकल सेक्शन यूज में लेते हैं। क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एंटर कर सकती है। जिस समय पर कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो कोई दूसरी प्रोसेस को अंदर नहीं जाने देता है जब तक कि ये प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं कर लेती है। इस तरह से क्रिटिकल सेक्शन की सहायता से हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से बच सकते हैं। अगला आता है हमारे पास में सीमाफोर एंड मॉनिटर। सीमाफोर और मॉनिटर ये दोनों भी हमारे पास में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम में जाते हैं। सीमाफोर के अंदर हम एक वेरिएबल काम में लेते हैं एस, यदि एस इक्वल टू 1 दे रखा है, यदि एस इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब अभी एग्जीक्यूशन स्टेट जो हमारे पास है क्रिटिकल सेक्शन उसके अंदर एक प्रोसेस है। यदि एस इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक प्रोसेस एंटर करवा सकते हैं। इसके अंदर हम दो वेरिएबल काम में लेते हैं, पी एस एंड वी एस। वी एस सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है और पी एस वेट को रिप्रेजेंट करता है। वी एस मीन्स +1 होता है और वी एस मीन्स -1 होता है। वी एस डिनोट करता है हमारे पास में पी एस एंड वी एस। वी एस डिनोट करता है हमारे पास में सिग्नल को और पी एस डिनोट करता है हमारे पास में वेट को। क्रिटिकल सेक्शन जो होता है हमारे पास में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास में करेक्टनेस, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जब एक से ज्यादा प्रोसेसेज अपनी अपनी म्यूचुअली एग्जीक्यूट होनी चाहिए, एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेस, यदि हम एक से ज्यादा प्रोसेसेज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो लास्ट में हमें फाइनल एक रिजल्ट मिलना चाहिए। बाउंड वेट एक दूसरे पे डिपेंडेंसी को शो करते हैं। एब्सेंस ऑफ डेडलॉक, यानी कि उसके अंदर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। सीमाफोर और मॉनिटर में मेन डिफरेंस ये होता है कि सीमाफोर के अंदर हम एक वेरिएबल यूज में लेते हैं जिसके थ्रू हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन काम में लेते हैं, और मॉनिटर के अंदर एक वेरिएबल एक कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस एंटर करवाई जाती है भाई। जबकि सीमाफोर के अंदर ऐसे हमारे पास में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है कंडीशन चेक करने के लिए। अगली चीज आती है हमारे पास में डेडलॉक। डेडलॉक जैसा कि आप सभी ने पहले खूब देखा होगा, पढ़ा होगा। कई बार क्या होता है, जैसे सिस्टम हैंग हो जाता है, वो एक छोटा एग्जांपल हो गया डेडलॉक का। डेडलॉक क्या कहता है हमारे पास में कि जब हमारे पास में एक से ज्यादा प्रोसेस हो और एक से ज्यादा रिसोर्स हो तो
होता क्या है, कुछ प्रोसेस कुछ रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है और कुछ रिसोर्स कुछ प्रोसेसेस के लिए एलोकेट हुए रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास में एक साइकिल बन जाती है, यानी कि ये मान के चलो हमारे पास में एक प्रोसेस है और ये हमारे पास में एक रिसोर्स है, प्रोसेस P1 है, ये रिसोर्स R1 है, ये प्रोसेस P2 है और ये रिसोर्स R2 है। तो प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स R1 के लिए जो कि एलोकेट है प्रोसेस P2 को, प्रोसेस P2 रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स R2 के लिए जो कि एलोकेट है प्रोसेस P1 के लिए। इस तरह से हमारे पास में एक साइकिल बन जाती है और उस साइकिल की वजह से हमारे पास में आउटपुट कुछ नहीं मिल पाता। तो वो जो कंडीशन होती है हमारे पास में वो डेडलॉक की कंडीशन कहलाती है। सेट ऑफ प्रोसेसेस डेडलॉक इफ ईच प्रोसेस इन द स्टेट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट दैट ओनली अनदर प्रोसेस इन द सेट कैन कॉज। तो डेडलॉक होने के लिए हमारे पास में 4 नेसेसरी कंडीशन होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। क्वेश्चन क्या पूछता है कि डेडलॉक होने के लिए निम्न में से कौन सी कंडीशन नहीं होती है, या फिर क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है डेडलॉक होने के लिए निम्न में से कौन कौन सी कंडीशन होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स each resource is either currently assigned to one process or it's available or to be assigned, means एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को आपस में इंटरफेयर ना करें। होल्ड एंड वेट, उसके बाद होता है आपस में नो प्रीएम्पशन, कोई छीना झपटी नहीं चलेगी, जिस प्रोसेस के पास में जो रिसोर्स है वो उसी के पास में होना चाहिए। सर्कुलर वेट, एक प्रोसेस दूसरे रिसोर्स को, दूसरा रिसोर्स पहली प्रोसेस को इस तरह से होल्ड करके रखता है हमारे पास में, तो एक हमारे पास में सर्कल बन जाता है जो कि कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता है, वो कहलाता है हमारे पास में सर्कुलर वेव। इस तरह से हमने देखा है कि डेडलॉक होने के लिए 4 कंडीशन होना जरूरी है। अभी हम पढ़ते हैं डेडलॉक के लिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, RAG रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अभी मैंने आपको समझाया था, ये हमारे पास में रिसोर्स है, ये प्रोसेस है, ये रिसोर्स है। प्रोसेस को सर्कल से और रिसोर्स को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोसेस P2 ने रिक्वेस्ट की रिसोर्स R1 के लिए और रिसोर्स R1 एलोकेट है प्रोसेस P1 के लिए। प्रोसेस P1 ने रिक्वेस्ट की रिसोर्स R2 के लिए और रिसोर्स R2 एलोकेट है P2 के लिए। यहाँ पर सिंगल इंस्टेंस है, इस वजह से ये जो कंडीशन है हमारे पास में एक डेडलॉक की कंडीशन हो गई हमारे पास में। ये क्या हो गई हमारे पास में, एक डेडलॉक की कंडीशन होगी। लेकिन यदि हम बात करें रिसोर्स मल्टीपल इंस्टेंस हो तो ऐसी कंडीशन में डेडलॉक नहीं होगा, क्योंकि वो किसी दूसरी प्रोसेस के साथ में एक्सेस हो सकता है। तो जो सर्किल है हमारे पास में, सर्किल है, वो सर्किल हमारे पास में डेडलॉक के लिए नेसेसरी तो कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। यदि हमारे पास में सर्किल है विद सिंगल इंस्टेंस, सर्किल विद सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स, सर्किल विद सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स यदि है तो उसको हम कह सकते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है डेडलॉक के लिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है डेडलॉक के लिए। आगे चलते हैं हम। डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक हैंडलिंग का मतलब, अगर हमारे सिस्टम के अंदर डेडलॉक आ जाता है तो डेडलॉक आने से पहले और डेडलॉक आने के बाद में क्या क्या किया जा सकता है। अब बात आती है हमारे पास में डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन ये कहता है कि अभी हमने जो 4 कंडीशन पढ़ी थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट, उनमें से किसी एक कंडीशन को यदि हम फेल कर देते हैं तो सिस्टम के अंदर डेडलॉक नहीं आएगा, डेडलॉक से हम रिकवर हो जाएंगे। दूसरी आती है हमारे पास में डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस कहती है यदि किसी सिस्टम के अंदर डेडलॉक आ जाता है तो उसको अवॉइड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम के अंदर हम नीड निकालते हैं मैक्स माइनस एलोकेशन से। ये हमारे पास में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर्मूला बेस्ड होता है हमारे पास में बैंकर्स एल्गोरिथम, जिससे हम सेफ सीक्वेंस और अनसेफ सीक्वेंस निकालते हैं। यदि क्वेश्चन में सेफ सीक्वेंस बनती है तो इसका मतलब उसमें डेडलॉक नहीं है, और अगर अनसेफ स्टेट बनती है तो अनसेफ स्टेट के अंदर डेडलॉक अकर होगा। तीसरा आता है हमारे पास में डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी कहती है कि अगर सिस्टम के अंदर डेडलॉक आ रहा है तो उस डेडलॉक को आने दो, उसके बाद में फिर उसको सॉल्व करो। तो आइडेंटिफाई द साइकिल, किल द प्रोसेस एजिंग यूज्ड। होता क्या है हमारे पास में, कुछ प्रोसेसेज बार बार एग्जीक्यूट होती रहती है जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है। तो ऐसी कंडीशन में उन हाई प्रायोरिटी वाली जॉब को किल करके जो कम प्रायोरिटी वाली जॉब है उनकी प्रायोरिटी बढ़ा दी जाती है। इस तरह से भी हम डेडलॉक से रिकवर हो सकते हैं। चौथी आती है हमारे पास में डेडलॉक इग्नोरेंस। इसके लिए हम ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम
काम में लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है डेडलॉक इग्नोरेंस के लिए कौन सी एल्गोरिथम काम में ली जाती है, तो ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम डेडलॉक इग्नोरेंस के लिए काम में ली जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास में सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या कहती है हमारे पास में कि हमारे पास में जो सीपीयू होता है उस सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टास्क, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हम कम से कम समय में सीपीयू से एक्सेस करवा सकें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन हैज चॉइसेज अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी कि अभी सीपीयू के अंदर जो प्रोसेस है उसके बाद नेक्स्ट किस प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, ये डिपेंड करता है सीपीयू शेड्यूलिंग पर। सीपीयू शेड्यूलिंग के जो क्राइटेरिया है वो होते हैं हमारे पास में सीपीयू यूटिलाइजेशन, कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, थ्रूपुट, नंबर ऑफ प्रोसेसेज कंप्लीटेड देयर पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर हमने कितनी प्रोसेसेज सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करी वो उसका थ्रूपुट कहलाता है। टर्न अराउंड टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम कहलाता है हमारे पास में सीपीयू के पास प्रोसेस जाने से पहले रेडी क्यू में कितनी समय तक उस प्रोसेस ने वेट किया वो कहलाता है हमारे पास में वेटिंग टाइम। रेस्पॉन्स टाइम, फर्स्ट टाइम पे सीपीयू के अंदर हिट करने का टाइम जो होता है हमारे पास में वो कहलाता है रेस्पॉन्स टाइम। सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर जैसा कि अभी हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पैचर। डिस्पैचर का काम क्या होता है हमारे पास में, गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द न्यू प्रोसेसेज। न्यू प्रोसेसेज जो थी उनको सीपीयू तक पहुंचा देता है, यानी कि रेडी टू रन में पहुंचाने का काम कौन करता है, डिस्पैचर। शेड्यूलर, शेड्यूलर सेलेक्ट नेक्स्ट प्रोसेसेज फ्रॉम द दोज इन मेन मेमोरी। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है हमारे पास में सीपीयू के पास प्रोसेसेज को पहुंचाता है। स्वेपर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, स्वैप इन स्वैप आउट के लिए जिम्मेदार कौन होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बताता है। इन ए बैच सिस्टम डिटरमाइंस व्हिच एंड हाउ मेनी जॉब्स टू एडमिट इनटू सिस्टम, यानी कि हार्ड डिस्क से रैम के पास पहुंचाने का काम, हार्ड डिस्क से रैम के पास पहुंचाने का काम किसका होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है। अभी हम देखते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो कि नॉन प्रिम्प्टिव होती है, यानी कि एक टास्क यदि हमने स्टार्ट कर दी तो उसको हम बीच में नहीं रोक सकते हैं सीपीयू के अंदर, वो टास्क कंप्लीट होगी उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है हमारे पास वो सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर कोई टाइम क्वांटा नहीं होता है, कोई प्रायोरिटी नहीं होती है और क्यूइंग मॉडल को फॉलो करती है, यानी कि पहले के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह से हमारे पास में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कॉन्वो इफेक्ट से प्रभावित होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किससे प्रभावित होती है, कॉन्वो इफेक्ट से प्रभावित होती है। कॉन्वो इफेक्ट ये कहता है अगर हमारे पास में तीन प्रोसेसेज हैं, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3। प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन टाइम 50 मिनट का है, P2 का 3 मिनट का है और P3 का 5 मिनट का है। तो ऐसी कंडीशन में प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन टाइम मात्र 3 मिनट था, लेकिन इसको वेट करना पड़ा 50 मिनट तक का, क्योंकि जब तक पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक हम दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, यानी कि लोअर कम एक्सेस टाइम वाली जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा समय तक वेट करना पड़ा। तो ये जो इफेक्ट होता है हमारे पास में वो कहलाता है कॉन्वो इफेक्ट। सेकेंड आती है हमारे पास में शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसके अंदर जो जॉब एग्जीक्यूशन टाइम जिस जॉब का कम होगा उस जॉब को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों वर्जन में अवेलेबल होती है हमारे पास में। टाइम क्वांटा प्रिमिटिव के अंदर होता है, इसके अंदर प्रायोरिटी नहीं होती है, क्यूइंग मॉडल फॉलो नहीं करती है। तीसरी आता है हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, जिसका टाइम कम बचता है एग्जीक्यूशन में उसको पहले एग्जीक्यूट करवाया जाता है। ये प्रिमिटिव वर्जन में होती है, इसके अंदर टाइम क्वांटा होता है। उसके बाद आता है पास में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग प्रायोरिटी के अंदर एग्जीक्यूट करवाया जाता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर प्रत्येक प्रोसेस का अपना खुद का एक टाइम क्वांटा होता है, उस टाइम क्वांटा तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद में वो प्रोसेस बाहर निकल जाती है, दूसरी प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट होने लग जाती है। हमारी जो विंडोज जो होती है हमारे पास में वो विंडोज फॉलो करती है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को, जो कि प्रिमिटिव वर्जन है हमारे पास में। इसके बाद हम देखते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या कहता है
यदि हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है, जब किसी एक प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होती है और दूसरे की लो होती है तो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट होती रहती है और लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है ये बैक एंड पर चली जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एजिंग टेक्निक काम में लेते हैं। एजिंग टेक्निक क्या करती है कि कम प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी को बढ़ा के उसे फर्स्ट एग्जीक्यूट करवा देती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा स्टारवेशन एंड एजिंग। कॉन्वो इफेक्ट अभी मैंने आपको बताया था कि जब छोटी जॉब अधिक समय तक वेट करे तो वो हमारे पास में इफेक्ट कहलाता है कॉन्वो इफेक्ट। उसके बाद होता है हमारे पास में डिस्क एक्सेस टाइम्स। डिस्क एक्सेस टाइम्स रिलेटेड हमारे पास में किससे, हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क की जब बात की जाती है हमारे पास में तो हार्ड डिस्क के अंदर इस तरह से हमारे पास में सिलेंडर्स होते हैं। प्रत्येक सिलेंडर पर ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। ये हमारे पास में ट्रैक है, ये हमारे पास में ट्रैक है और ट्रैक के अंदर ये जो है हमारे पास में ये सेक्टर है। इस तरह से हमारे पास में सेक्टर बने होते हैं। ये प्लेटर है, स्पिंडल है, ये हेड है, रीड राइट हेड होता है जो कि डिस्क पर आगे पीछे हो सकता है। एक्चुएटर आर्म होती है इस हेड की हमारे पास में। उसके बाद सॉरी उसके बाद बात करते हैं हमारे पास में सीक टाइम की। सीक टाइम क्या होता है, इस रीड राइट हेड को उस डिजायर्ड ट्रैक पर जहां पर हमें डाटा रीड करना है उस तक पहुंचने में लगा समय जो होता है हमारे पास में वो कहलाता है सीक टाइम। टाइम टू पोजीशन हेड टू ट्रैक, यानी कि डिजायर्ड ट्रैक पर जाने में लगा समय जो होगा हमारे पास में वो कहलाएगा सीक टाइम। रोटेशनल डिले, जब हमारा रीड राइट हेड ट्रैक पर पहुंच गया, ट्रैक पर पहुंचने के बाद में उस डिजायर्ड सेक्टर में पहुंचने में लगा समय, सेक्टर में पहुंचने में लगा समय रोटेशनल डिले कहलाता है हमारे पास में। एक्सेस टाइम होता है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ट्रांसफर टाइम होता है हमारे पास में द रेट एट विच द डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर एक्सेस इज नोन एज ट्रांसफर रेट। इस तरह से हमारे पास में हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीक टाइम और रोटेशनल डिले। तो सीक टाइम और रोटेशनल डिले कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिजायर्ड ट्रैक पर पहुंचने में लगा समय कौन सा होता है और उस ट्रैक में उपस्थित सेक्टर पर पहुंचने में लगा समय कौन सा होता है। तो ट्रैक के लिए सीक टाइम एवं सेक्टर के लिए रोटेशनल डिले काम में लिया जाता है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यदि हम बात करें हार्ड डिस्क को एक्सेस करने की तो मिनिमम टाइम को हार्ड डिस्क को मिनिमम टाइम में एक्सेस करने के लिए हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स काम में लेते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में पहली आती है हमारे पास में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जिस तरह से हमारे पास में प्रोसेस आ रही है उसी तरह से हमने अकॉर्डिंग टू उनकी टाइम एग्जीक्यूट करवा दिया तो वो कहलाती है हमारे पास में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उसके बाद आती है हमारे पास में शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शॉर्टेस्ट सीक टाइम एल्गोरिथम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मिनिमम डिस्टेंस वाली जॉब होती है उसके पास में प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा दी जाती है। स्कैन एल्गोरिथम, जिसको एलिवेटर के नाम से भी जाना जाता है हमारे पास में, स्कैन का एक दूसरा नाम भी है एलिवेटर, एलिवेटर एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। स्कैन एल्गोरिथम के अंदर हम जिस भी पॉइंट से शुरू करते हैं उससे लास्ट तक जाना है एवं फिर डिफरेंट डायरेक्शन में हमें वापस दोबारा रीड करना है। सी स्कैन एल्गोरिथम क्या कहती है हमारे पास में, एट ए टाइम हम एक ही डायरेक्शन में रीड कर सकते हैं कि हम स्टार्ट से एंड तक जाएंगे, फिर इधर एक्सेस नहीं करेंगे और दूसरे डायरेक्शन में हम इसको एक्सेस करेंगे। सी स्कैन एल्गोरिथम के अंदर मैक्सिमम हमारे पास में ओवरहेड होता है, स्टार्टिंग का और एंड का मैक्सिमम ओवरहेड होता है सी स्कैन एल्गोरिथम के अंदर। लुक के अंदर क्या करते हैं हमारे पास में कि जिस तरह से हम स्कैन के अंदर लास्ट पोजीशन तक गए थे, इसमें लास्ट पोजीशन तक जाने की जरूरत नहीं है, जहां तक हमारा लास्ट एलिमेंट है वहां तक जाएंगे और वापस आते टाइम पे इसको एक्सेस करेंगे। सी लुक एल्गोरिथम में भी ऐसा होता है, एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में मूव होती है और एक ही डायरेक्शन में डेटा को एक्सेस कर सकती है। इस तरह से हमने पढ़ा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। अभी चलते हैं हमारे पास में मेमोरी मैनेजमेंट की तरफ। मेमोरी, हमारे पास में मेमोरी के अलग अलग लेवल्स होते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। सीपीयू के जस्ट पास में होती है हमारे पास में मेमोरी, वो होती है रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं। उसके बाद में लेवल 1 कैसे, उसके बाद लेवल 2 कैसे, मेन मेमोरी, लोकल सेकेंडरी स्टोरेज और रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज। इस तरह से जब हम बात करते हैं मेमोरी की
तो CPU रजिस्टर्स होल्ड वर्ड्स रिट्राइव्ड फ्रॉम L1 कैसे, लेवल 1 कैसे से जो डाटा आएगा वो कहाँ जाएगा, हमारे पास में रजिस्टर्स के पास जाएगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ जब हम बात करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये जो रैम है, हमारी मेमोरी है, वो फास्ट होती जाती है। नीचे से ऊपर की तरफ मेमोरी फास्ट होती जाती है, कॉस्टलियर होती जाती है पर बाइट। वैसे तो हार्ड डिस्क महंगी होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं पर बाइट की, तो पर बाइट ये हमारे पास में जो रजिस्टर्स और कैसे मेमोरी होती है वो ज़्यादा महंगी होती है हमारे पास में। साइज की जब बात की जाए तो साइज ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, और एक्सेस की जब बात की जाए तो स्लोवर होता जाता है नीचे की तरफ। ये चीपर पर बाइट मीन्स अगर हम बात करें लेवल 1 कैसे और कैसे 2 की, तो ये हमारे पास में महंगी होती है बजाय सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में। इस तरह से हमने मेमोरी हायरार्की पढ़ा। आगे चलते हैं हमारे पास में मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन क्या कहता है हमारे पास में कि जब हमें डेटा एक्सेस करना है, जब हमें कोई भी डेटा स्टोर करना है, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो कंटिग्यूअस या नॉन कंटिग्यूअस। यदि हम कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज में ले रहे हैं तो उस ऐसी कंडीशन में हम दो तरीके से मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम ये कहती है कि जो भी हमारे पास में एम्प्टी स्पेस है उसके फिक्स्ड अमाउंट के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाते हैं और उसके अंदर डेटा को स्टोर करवा दिया जाता है। लेकिन फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम की जो कमी होती है वो होती है हमारे पास में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। दूसरी बात है हमारे पास में वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम के अंदर शुरुआत में हमें ब्लैंक मेमोरी मिलती है। उस ब्लैंक मेमोरी में हम हमारी इच्छा के अनुसार जितने भी बाइट का ब्लॉक हम बनाना चाहे उसमें हम डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास में अलग अलग साइज के हमने इसमें डेटा डाल दिए तो कुछ मेमोरी इसमें एक्स्ट्रा रह जाती है, यानी कि ये सफर्ड होती है हमारे पास में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम किससे सफर होती है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से। अब जो छोटे छोटे स्पेस हमारे पास में इसमें बच गए उनको एक साथ इकट्ठा करके हम एक बड़ी मेमोरी बना लेते हैं। ये जो प्रोसेस होती है छोटे छोटे स्पेसेस को इकट्ठा करने की, दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉम्पैक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कॉम्पैक्शन कहलाती है। नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन और सेगमेंटेड पेजिंग। पेजिंग क्या कहती है हमारे पास में कि जब डेटा बहुत सारा हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड करके और एक्सेस करना हमारे पास में किसके सहायता से होता है? पेजिंग के सहायता से होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्टीशन एलोकेशन मेथड। पार्टीशन एलोकेशन मेथड एलोकेशन स्ट्रेटेजीज के अंदर में हमारे पास में पहला आता है फर्स्ट फिट, यानी कि शुरुआत में हमें जो भी साइज का ब्लॉक मिल रहा है मेमोरी का उसके अंदर हम उस डेटा को स्टोर करवा देंगे, वो कहलाता है फर्स्ट फिट। वेस्ट फिट ये कहता है हमारे पास में कि छोटे से छोटा जिसके अंदर मिनिमम वेस्टेज हो उसके अंदर डेटा को स्टोर करवाया जाए, वो कहलाता है बेस्ट फिट। वर्स्ट फिट जो बड़े से बड़ा ब्लॉक हमारे पास में मेमोरी में अवेलेबल है उसमें डेटा को स्टोर करवाया जाए, यानी कि इसमें वेस्टेज सबसे ज्यादा होती है मेमोरी का। वर्स्ट फिट के अंदर वेस्टेज जो होता है हमारे पास में वो मेमोरी का सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट फिट, वर्तमान में जहां भी हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उससे नेक्स्ट जो भी हमको खाली ब्लॉक मिलता है उस ब्लॉक में यदि हम उस प्रोग्राम को स्टोर करवा देते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास में नेक्स्ट फिट। अभी हम पढ़ते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होती है हमारे पास में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या कहती है कि जो पहले आया है उसको पहले एग्जीक्यूट करवा के और जो अगेन रिपीट हो रहा है उसको पहले वाले से रिप्लेस कर दिया जाता है, ये कहलाता है हमारे पास में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ब्लडी एनोमली सब प्रॉब्लम से सफर रहती है। ये कहती है कि जैसे ही हमने नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स बढ़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो पेज फॉल्ट है वो पेज फॉल्ट की संख्या भी कई बार बढ़ जाती है। नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स बढ़ाने से यदि पेज फॉल्ट बढ़ रहे हैं तो वो कंडीशन हमारे पास में ब्लडी एनोमली कहलाती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या कहती है कि जो
सबसे लास्ट में आया है उसको पहले रिप्लेस करते हैं हमारे पास में। लिस्ट रिसेंटली यूज्ड के अंदर क्या किया जाता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखा जाता है, जो सबसे लास्ट में एक्सेस हो रहा है उसको पहले रिप्लेस कर दिया जाता है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। और रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो भी डाटा आया उसको अकॉर्डिंग टू वैल्यू हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में डिस्क या फाइल एलोकेशन मेथड। फाइल एलोकेशन मेथड के अंदर दो तरीके से हम पढ़ते हैं, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन फाइल एलोकेशन और नॉन कंटिग्यूअस फाइल एलोकेशन। नॉन कंटिग्यूअस फाइल एलोकेशन के अंदर लिस्ट एलोकेशन और इंडेक्स्ड एलोकेशन। लिंक लिस्ट एलोकेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास में एक डेटा दूसरे डेटा से जुड़ा हुआ रहता है, दूसरे डेटा के पास अगले जो भी डेटा है उसका एड्रेस होता है, इस तरह से लिंक लिस्ट के रूप में डेटा स्टोर होता है। इंडेक्स एलोकेशन के अंदर हम एक इंडेक्स बनाते हैं, उस इंडेक्स पर एक पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर से हम डिजायर्ड पोजीशन पर पहुंचते हैं। इंडेक्स एलोकेशन सिंगल लेवल इंडेक्स भी हो सकता है और मल्टी लेवल इंडेक्स भी हो सकता है। अभी हम इसके कंपैरिजन की बात करते हैं। प्री एलोकेशन कंटिग्यूअस के अंदर जरूरी होता है, चेंड के अंदर पॉसिबल है, लेकिन इंडेक्स्ड के अंदर भी पॉसिबल है। फिक्स्ड और वेरिएबल साइज पोर्शंस की बात की जाए तो कंटिग्यूअस के अंदर वेरिएबल साइज के होते हैं, चेंड के अंदर फिक्स्ड साइज के अंदर होते हैं, और इंडेक्स्ड के अंदर फिक्स्ड भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। इस तरह से इंडेक्स्ड और फाइल एलोकेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट यदि हमें बनाना है किसी भी सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। फ्लो चार्ट में अगर हमें स्टार्ट और स्टॉप की बात आती है तो ओवल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनपुट आउटपुट को पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोसेसिंग को रेक्टेंगल से, डिसीजन को एक डायमंड से, फ्लो लाइंस को एरो से एवं कनेक्टर को सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से जब हमें कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट इस तरह से हम बना सकते हैं इन डायग्रामों की हेल्प से। तो आज हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी स्लाइड्स, सभी वीडियो अगर आपको हेल्प